आज की कहानी में इतने मोड़ हैं, इतने रहस्य हैं, और इस कहानी का जो क्लाइमेक्स है ख़ासतौर पर वो चौंकाएगा, क्योंकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको लगेगा पता नहीं इसमें क्या हो रहा है, लेकिन जब कातिल का चेहरा सामने आएगा तो शायद आप भी चौंकेंगे। आज की कहानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की एक अजीब कहानी है। हालांकि एक नायाब इन्वेस्टिगेशन भी है, लेकिन पुलिस की कुछ कमियां भी हैं इस जांच में। कई जगहों पे पुलिस ने कुछ अहम सुराग और सबूत को शुरू में नज़रअंदाज कर दिया। अगर वो ना करते तो शायद ये केस पहले खुल जाता, लेकिन फिर भी पुलिस ने अच्छा काम किया। कहानी महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र के जलगांव इलाके की है, और जलगांव में एक ज़िला है जिसका नाम है चोपड़ा। उसी चोपड़ा ज़िला के एक गांव की कहानी है। इस गांव में एक परिवार रहता था, गरीब परिवार, बहुत पैसे वाला नहीं। परिवार का मुखिया, जिसका नाम बगरू पाटिल, अपनी पत्नी गीताबाई पाटिल और 2 बच्चों, एक बेटा मंगेश पाटिल और एक बेटी, ये चारों लोग इस गांव में रहते थे। बगरू मजदूरी किया करता था, घर का देखभाल भी करता था, एक अच्छा बाप, एक अच्छा पति, और ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। बच्चे भी स्कूल भेज रहा था ताकि बच्चे जो है बड़े होकर अच्छे बने, बड़े आदमी बने। तो शुरू से वो चाहता था कि वो पढ़े लिखे। तो मंगेश पाटिल जो बगरू का बेटा था और गीता का 12 साल इसकी उम्र थी, वो अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाता था। घर गृहस्थी सब कुछ, ज़िंदगी ठीक चल रही थी बगलू की। 2 फरवरी 2019 की तारीख आती है, 2 फरवरी 2019, सैटरडे का दिन था, शनिवार। उस दिन स्कूल जल्दी छुट्टी हो जाती है। बहुत जगह पे सैटरडे और संडे की स्कूल छुट्टी होती है, लेकिन कुछ जगहों पे सैटरडे हाफ डे होता है, तो हाफ डे की छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो 2 फरवरी 2019 सैटरडे के दिन सुबह मंगेश अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जाता है। स्कूल जाने के बाद, चूंकि सैटरडे हाफ डे है, तो वो थोड़ा जल्दी लौट आता है। उसकी बहन अभी लौटी नहीं है। वो घर आता है। घर आने के बाद अपना बस्ता रखता है किताबों का और अपनी माँ से कहता है कि मैं अभी आता हूँ, और वो टॉयलेट के बहाने बाहर चला जाता है। थोड़ा वक्त बीतता है, वो लौटता नहीं है। 1-2 घंटे हो गए, लौटा नहीं। अब गीताबाई, मंगेश की माँ को फिक्र होने लगी, क्योंकि अक्सर वो खाना वाना खाकर खेलने जाता था, लेकिन स्कूल से आया, बस्ता रखा और गायब। बोला अभी आ रहा हूँ। अब 2-3 घंटे बीत गए। गीताबाई परेशान बाहर निकली, आस पड़ोस में ढूंढा। अच्छा, इस गांव में गीता और बगरू पाटिल के बहुत सारे रिलेटिव, रिश्तेदार भी रहते थे, बट आसपास कहीं नहीं मिला। कुछ दोस्त थे, उन दोस्तों से पूछा मंगेश के, उन्होंने कहा नहीं। धीरे धीरे शाम हो गई, मंगेश घर नहीं लौटा। अब शाम को बगरू पाटिल भी अपनी मजदूरी ख़त्म कर घर लौटता है। घर लौटता है तो देखता है कि उसकी पत्नी गीताबाई परेशान है, रो रही है, और वो फिर बताती है कि ऐसे ऐसे मंगेश स्कूल से आया, बस्ता रखा और बाहर गया, और उसके बाद से लौटा नहीं। 5-6 घंटे हो गए। अब बगरू भी घबरा जाता है। इसके बाद अब दोनों पति पत्नी मिलकर ढूंढते हैं, हर एक गली को ढूंढते हैं, जाकर रिश्तेदारों से पूछते हैं, मंगेश के दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा। और धीरे धीरे शाम हो रही, रात का अंधेरा शुरू हो गया। माँ बेहद घबरा रही है। अब वो रोने चीखने लगती है। इकलौता बेटा है। बगरू भी परेशान है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं, और मंगेश कभी इधर उधर जाता नहीं था, दोस्तों के साथ खेलता, वक्त पर घर लौटा था। पूरी शाम पूरी रात दोनों मियाँ बीवी ने बाकी रिश्तेदारों के साथ मिलकर मंगेश को ढूंढने की कोशिश की। पूरे गांव को छान मारा, कहीं बगरू नहीं, वो मंगेश नहीं मिला। रात बीती, सुबह हो गई। तब तक गांव के बाकी लोगों को भी पता चला। गांव वाले अपनी तरफ से भी ढूंढ रहे हैं, रिश्तेदार भी ढूंढ रहे हैं, माँ बाप भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं से मंगेश की खबर नहीं। स्कूल वालों से भी पूछा, ये भी पता किया स्कूल में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ उसके साथ डांटा वाटा, लेकिन वो पढ़ने लिखने में अच्छा लड़का था, वहाँ पे भी कोई ऐसी बात पता नहीं चली। अब चूँकि सुबह हो गई, अगले दिन 3 फरवरी की तारीख आ गई, और मंगेश को गायब हुए हुए लगभग 15-16 घंटे बीत चुके थे। तो थक हार कर माँ बाप को रिश्तेदारों ने और गांव वालों ने ये सलाह दी कि आप जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाओ। अब गीता और बगरू पाटिल पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं उसी ज़िले में, और जाकर अपने 12 साल के बेटे मंगेश पाटिल की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं। अब 12 साल का एक बच्चा गायब हुआ। पुलिस वाले भी थोड़े सिंसियर थे वहाँ पे। उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है, बच्चों के गायब होने का मामला है। पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है। एक टीम माँ बाप के साथ गांव भेजी जाती है। वो तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं,
उसके बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं, सीनियर अफसरों को बताते हैं। फिर सीनियर अफसर जो है तय करते हैं कि एक स्पेशल टीम बनाई जाए पुलिस की जो मंगेश को ढूंढे। अब एक स्पेशल टीम बनाई गई। पहले पता किया गया कि भाई कहीं बगरू पाटिल या गीताबाई की किसी से दुश्मनी तो नहीं है, रिश्तेदारों से कोई ज़मीन जायदाद का झगड़ा तो नहीं है। पता चला कि इतने ये तो गरीब लोग हैं। ये भी था कि किडनैपिंग हो नहीं सकती क्योंकि इनके पास इतनी हैसियत नहीं है पैसे देने की। अब हर तरह से पुलिस ने तफ्तीश कर ली लेकिन कोई सुराग नहीं मिला, ना कोई मोटिव मिला, ना मकसद मिला, ना दुश्मनी की कोई कहानी मिली। अब ऐसे में उसके बावजूद 12 साल का बच्चा गायब, झगड़ा भी नहीं, उसको डांटा भी नहीं, पीटा भी नहीं कि गुस्से में चला जाए। तो पुलिस के लिए भी बड़ी अजीब उलझन कि आखिर मंगेश कहाँ गया। फिर भी पुलिस की टीम लगी रही, हर तरफ तफ्तीश करती रही। अब ये सारा गांव का इलाका था, पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे ये भी नहीं कि सीसीटीवी कैमरे और वो लगे हों, तो वो था ही नहीं, सवाल ही नहीं था। तो पुलिस अपने तरीके से अपने मुखबिरों के ज़रिए तलाश करती रही, कोई सुराग नहीं मिला। करते करते 4 दिन बीत गए। 4 दिन तक पुलिस हाथ पैर मारती रही लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। 5वां दिन भी बीत जाता है, फिर 6ठा दिन भी बीत जाता है। अब 8 फरवरी की तारीख आ गई, 2 फरवरी से गायब है मंगेश। 8 फरवरी को कुछ गांव वाले बताते हैं कि इस गांव में जहाँ पे मंगेश का घर है उससे करीब आधे मील दूर एक जंगल का इलाका है, वहाँ पे किसी इंसान का एक पैर कटा पड़ा है। पुलिस की टीम खबर मिलकर पहुँचती है, मौके पे जाती है। वहाँ फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। अब उस कटे हुए पैर को देखकर लगता है कि ये पैर किसी बच्चे का है क्योंकि पैर का साइज़ बहुत बड़ा नहीं था और उसको देख के ये भी लग रहा था कि इसे किसी कुल्हाड़ी से काटा गया है। पुलिस ने उस पैर के टुकड़े को अपने कब्जे में लिया। फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पे अपनी तफ्तीश की और पुलिस ने उसको लेकर अस्पताल भिजवा दिया। अब पुलिस उस जगह पे जहाँ पे ये पैर पड़ा हुआ था आसपास के तमाम इलाकों को खंगालना शुरू करती है कि शायद कुछ और सबूत मिले, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। इस दौरान में खोजी कुत्ते भी पुलिस के साथ थे। मौके से आने के बाद, उस पैर को सूंघने के बाद, आसपास को सूंघने के बाद कुत्ते भी इधर उधर जाते हैं, लेकिन वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। तो खोजी कुत्ते जो डॉग स्क्वाड वो इधर उधर कई जगह गए, पुलिस वाले उनके पीछे गए, लेकिन कोई चीज़ नज़र नहीं आई, ना कोई चीज़ मिली जिससे इस केस पर रोशनी पड़ता। थक हार कर पुलिस वहाँ से लौट जाती है, फॉरेंसिक टीम भी लौट जाती है। अब इधर एक डर बैठ गया कि ये जो कटा हुआ पैर है ये एक बच्चे का ही है, कहीं ये मंगेश का पैर तो नहीं है, और अगर मंगेश का पैर है तो फिर इसका मतलब है कि मंगेश का कत्ल हो चुका है। ये बात मंगेश के माँ बाप को पता चली। ये सुनते उनका रो रो के बुरा हाल। मंगेश की माँ बार बार बेहोश हो जाए, घर वाले रिश्तेदार उसे समझाएं, संभालें। पुलिस वालों ने भी दिलासा दिया कि ज़रूरी नहीं है कि ये मंगेश का ही पैर हो। तो एक उम्मीद की किरण अब भी बाकी थी कि शायद ये किसी और का पैर हो, मंगेश जिंदा हो, और पुलिस की तफ्तीश चलती रही। अब यहाँ पे जब पैर मिला तो पुलिस की तफ्तीश के दौरान एक चीज़ पता चली। पता ये चला कि 2 फरवरी को 2019 को मंगेश गायब हुआ था और उसके अगले ही दिन यानी 3 फरवरी को मौनी अमावस्या थी। मौनी अमावस्या आमतौर पर इसमें लोग पूजा पाठ करते हैं, मौन व्रत रख के जो पूजा करते हैं उसको, जो साधु संतों की तरह, उसी दौरान मौनी अमावस्या में ये सब कुछ होता है। तो मौनी अमावस्या में एक और भी चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र भी कर लेते हैं। तब उसमें ये था कि एक पैर मिला है पुलिस को, कुछ लोगों ने बताया, गांव के बुज़ुर्गों ने, कि इस पैर के मिलने से एक ऐसा भी लगता है कि कहीं ये नरबली का मामला तो नहीं है, यानी किसी इंसान की बलि दे गई हो, किसी ने कोई मन्नत मांगी हो तंत्र मंत्र और तांत्रिक की वजह से। अब पुलिस के भी दिमाग में बात आई कि 2 तारीख को गायब हुआ मंगेश, 3 को मौनी अमावस्या, तो कहीं इसका ताल्लुक, इसका कनेक्शन तंत्र मंत्र और नरबली से तो नहीं है। अब जब ये चीज़ें पुलिस के सामने आई तो पुलिस ने फिर कहा कि तमाम गांव और आसपास के ऐसे लोगों को ढूंढो जो तंत्र मंत्र करते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों को उठाया गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने जो जो बयान दिया उस हिसाब से ना उनके गांव में मौजूदगी थी, ना मौके वारदात पर मौजूदगी थी उनकी, न मंगेश के घर के आसपास। तो एक एक कर उन तांत्रिकों को छोड़ना पड़ा पुलिस को, कोई कनेक्शन जोड़ नहीं रहा, कोई सुराग मिल नहीं रहा। इसी तफ्तीश के दौरान फिर पुलिस को पता चला कि इस गांव के पास ही एक जौहरी की दुकान है और वो उस पूरे इलाके में एक इकलौती ऐसी दुकान है जिसके दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब पुलिस को लगा कि चलो यहाँ से शायद कोई सुराग मिल जाए। पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। 2 फरवरी
कि सारे विजुअल निकाले। देखते देखते रात के वक्त एक तस्वीर दिखाई दी। उसमें दिखाई दिया कि एक भिखारी जैसा शख्स अपने पीठ पे एक बोरी लाद कर जा रहा है और उस बोरी में लग रहा है कि कुछ अच्छा खासा सामान है, लेकिन उस भिखारी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा, धुंधला है। बोरी को देख के पुलिस को लगा कि कहीं इस बोरी में कोई लाश तो नहीं है, क्योंकि बोरी का साइज और वजन देखकर वैसे ही लग रहा था। तो पुलिस को डाउट हुआ कि यही शायद कातिल है, ये लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहा है। अब चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन उस चेहरे के आधार पर जो तस्वीरों में कैद हुई, पुलिस ने स्केच आर्टिस्ट को बुलाया और उस भिखारी की तस्वीर बनाई और गांव में जगह जगह चिपकवा दिया, आसपास के ज़िले में भी। और पुलिस ने अपनी तरफ से इनाम का भी ऐलान किया कि जो भी इस भिखारी को पहचानेगा उसे इनाम दिया जाएगा। लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। न उस भिखारी की पहचान हुई, न कोई आगे आया, न उसकी शिनाख्त हुई, वो कौन था कुछ पता नहीं चला। वक्त बीत गया, करीब अब 10-12 दिन हो चुके थे। अचानक फिर एक रोज़ पुलिस को अचानक खबर मिली कि गांव से ही दूरी पर एक जंगल है, उस जंगल में कुछ इंसानी टुकड़े मिले हैं। पुलिस की टीम फिर मौके पर पहुंचती है। वहाँ जाती है तो देखती है कि इंसानी जिस्म के कुछ अलग अलग टुकड़े हैं, हाथ है और भी चीज़ है, और एक खून से सने हुए कपड़े भी हैं, लेकिन सर गायब है। अब जब कपड़ा दिखा तो उस दिन सारी गलतफहमी दूर हो गई और ये पता चल गया कि ये जो शरीर के टुकड़े हैं ये उसी 12 साल के बच्चे मंगेश पाटिल के। कपड़े घर वालों ने पहचान लिए। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल। गीता पाटिल को संभालना और समझाना मुश्किल हो गया। इकलौते बेटे की इस तरह से मौत किसी भी माँ बाप को तड़पा कर रखते। तब ये लगभग क्लियर हो चुका था। फिर भी पुलिस ने अपनी तरफ से डीएनए और बाकी चीज़ों के लिए भेज दिया, क्योंकि सर अभी तक नहीं मिला है। अब इन चीज़ों के मिलने के बाद पुलिस को ये यकीन हो गया कि मामला कत्ल का है। और अब वही बात कि अगले दिन मौनी अमावस्या थी, तो क्या ये नरबली का मामला है। पुलिस ने एक बार फिर से तय किया कि वो तमाम जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को उठाएगी। इसके बाद उन तमाम लोगों को एक एक कर उठाया गया। इस दौरान में जहाँ से ये शरीर के अलग अलग टुकड़े मिले, उस जंगल को भी पूरी तरह से छान मारा। बहुत सारे पुलिस वाले लगाए गए। दूर दूर तक जाके उन्होंने तलाशी ली, शायद कुछ और मिल जाए, सर मिल जाए, कोई और सुराग मिल जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। 15 दिन अब बीत चुके थे। 15 दिन में एक पैर, हाथ, शरीर के कुछ टुकड़े मिले, मंगेश के कपड़े मिले, लेकिन सर भी गायब है और शरीर के कुछ और टुकड़े गायब हैं। सुराग और सबूत के नाम पर पुलिस के पास कुछ नहीं। एक सीसीटीवी कैमरा में एक भिखारी कैद हुआ, उससे भी कुछ जानकारी नहीं मिली। मोबाइल और ये सारी चीज़ें थी नहीं जिससे कुछ लोकेशन और बाकी चीज़ें आप ट्रेस करें। मंगेश बच्चा था, घर वाले गरीब थे, मोबाइल वो यूज़ भी नहीं करते थे। तब पुलिस के हाथ खाली हैं। 15 दिन हो गए। इधर टुकड़े मिलने के बाद अखबारों में भी वहाँ लोकल खबर छपी, गांव वाले गुस्से में भी है और पुलिस पर दबाव भी पड़ रहा है। और इधर पुलिस का है कि इस इलाके में इतनी बेरहमी से कौन कत्ल कर रहा है, लेकिन कातिल कौन है, मकसद क्या है, कोई कुछ सुराग नहीं है पुलिस के पास। एकदम अंधेरे में 15 दिन की तफ्तीश, स्पेशल टीम बनी हुई है। पुलिस खुद पे भी गुस्सा कर रही है कि वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही है। 15 दिन के बाद इस केस के जो आईए थे इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं वो लोग कुछ गलती कर रहे हैं। इन 15 दिनों में जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तफ्तीश की, कोई ऐसी चीज़, कई बार हर पुलिस वाले का सिक्स सेंस जागता है, उन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी है मिस कर रहे हैं। हमारे आंखों के सामने से गुजरा लेकिन हमने शायद नज़रअंदाज कर दिया। हमें कहीं से कुछ इशारा मिला, हमने उसको समझा ही नहीं। और यही वजह है कि 15 दिन हो गए, केस सॉल्व नहीं हो रहा है। आईओ ने कहा कि ठंडे दिमाग से बैठकर अपनी टीम से सोचो कि हमने 15 दिन में अब तक क्या क्या हासिल किया सुराग और सबूत के नाम पर, और क्या क्या ऐसी चीज़ है जो हमने मिस कर दी। पूरी टीम लगती है, दिमाग लगाती है, सोचती है। शुरू से केस को स्टडी करते हैं। स्टडी करते करते आखिरकार एक जगह पर आकर एक पुलिस वाला रुक जाता है। वो कहता है, सर हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं। उसने कहा, क्या? उसने कहा, मंगेश के गायब होने के 6ठे दिन जब पहली बार एक कटा हुआ पैर मिला और हमने वहाँ फॉरेंसिक टीम को बुलाई और डॉग स्क्वाड को बुलाया, खोजी कुत्ते को, तो उस खोजी कुत्ते से हमें कुछ मिला नहीं। लेकिन खोजी कुत्ता जिस तरफ जा रहा था, हमने उन इलाकों की तलाशी नहीं ली, न वहाँ पे गहराई से जांच की।
अब उन्होंने सब नोट किया था, ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है कि हमने स्पॉट पे क्या क्या किया। कुत्ते को लेकर गए तो वो किधर किधर गया, जंगल के अंदर गया, बाहर गया, मार्केट में गया, मोहल्ले में गया, तो ये सारी चीज़ें नोट थी। तब उस निकाला गया कि उस दिन वो कुत्ता मौका वारदात को सूंघने के बाद किधर किधर गया। तो पता चला कि सूंघने के बाद सबसे पहले तो वहीं इर्द गिर्द थोड़ी देर रहा और फिर उसने वापस पलटी मारी और उसी गांव की तरफ गया और उसी घर की तरफ गया जहां मंगेश रहता था। अब पुलिस को ये था कि मंगेश रहता है यहाँ पे, वो उसके पैर मिले हैं तो शायद वो इसीलिए मंगेश के घर तक पहुँच गया। लेकिन पुलिस को लगा कि नहीं, शायद वो खोजी कुत्ता कुछ इशारा दे रहा है, वो और कहीं जाने की बजाय वापस उसी मोहल्ले में क्यों लौटा और उसी के घर के इर्द गिर्द जाकर वो क्यों बार बार रुक जाता था। यहां से पुलिस ने अब सोचना शुरू किया कि हमने इस चीज़ को मिस किया कि खोजी कुत्ता वापस मंगेश के घर के आसपास ही जाकर क्यों रुक जाता है। अब पुलिस ने कहा कि जांच को थोड़ा बदल देते हैं। अब पुलिस तांत्रिक, कातिल, बाकी चीज़ों के बजाय उसने कहा मंगेश की फैमिली के बारे में सोचो। अब पुलिस की टीम लगी और मंगेश के माँ बाप और मंगेश की बहन, इनके बारे में इन्होंने पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू की। तो मंगेश के पिता के बारे में पूछताछ किया, बंगरू, मंगेश की माँ गीता बाई पाटिल। तो इस सारी पूछताछ में कोई और चीज़ तो पता नहीं चली, लेकिन पड़ोसियों ने बताया कि पिछले करीब कुछ महीनों से एक शख्स बंगरू और गीता पाटिल के घर आता है और इत्तेफाक से उन्होंने ये भी बताया कि वो शख्स तभी आता है जब बंगरू काम पर जाता है और गीता घर में अकेली होती है। अब पुलिस को ये बात बड़ी अजीब लगी, फिर भी उन्होंने कहा वो शख्स कौन है। अब उस शख्स को ढूंढा गया तो पता चला कि एक लड़का है 25 साल का, जिसका नाम बाद में मालूम हुआ समाधान पाटिल। पुलिस को लगा कि इसका कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है, लेकिन फिर समाधान पाटिल के बारे में जब और खंगाला तो पता चला कि समाधान पाटिल तो गीता का भांजा है, यानी गीता उसकी मामी है। पुलिस को लगा कि अब एक भांजा जो है वो घर नहीं आएगा अपनी मामी के, तो किसके घर जाएगा। फिर लगा हाथ पैर खाली। पुलिस को लगा कि अब कोई सुराग नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस ने समाधान पाटिल को बुलाया। उसने कहा कि चलो इससे पूछताछ करते हैं। समाधान पाटिल को बुलाने के बाद अब पुलिस ने उससे पूछताछ किया कि 2 फरवरी को तुम कहाँ थे। उसने बताया कि 2 फरवरी को मैं अपने घर पे था और ख़ासतौर पर दोपहर के वक्त। पुलिस ने उसके बयान की तस्दीक की। पता चला वाकई वो 2 फरवरी की दोपहर जब मंगेश स्कूल से लौटा 2 बजे के आसपास और गायब हुआ, तो उस दिन में समाधान पाटिल अपनी मामी से मिलने नहीं गया था। पुलिस ने अंधेरे में तीर चलाया, बोला कि देखो सच बता दो, क्योंकि तुम्हारा इससे डायरेक्ट कनेक्शन है, तुमने उसके हाथ पैर काटे हैं। अब चूँकि पुलिस को सुराग मिल नहीं रहा, कई बार ये पुलिस या सारी तिकड़ में करते हैं, तो तुम लंबे जाओगे और हम लोग फंसा देंगे। वैसे भी केस हमारे पास खुल नहीं रहा है, सारी चीज़ें हैं। अब एक सीधा साधा लड़का 25 साल का समाधान पाटिल पुलिस की इन धमकियों और पुलिस के जो घेराबंदी थी उसमें फंस गया। उसके बाद उसने हाथ जोड़ के बोला, साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे माफ़ कर दो, मेरे दोस्त राजेंद्र पाटिल ने किया। अब यहाँ एक दूसरा कैरेक्टर आया। पुलिस ने कहा ये राजेंद्र पाटिल कौन है? तो उसने बोला इसी गांव के बाहर रहता है, मेरा दोस्त है। पुलिस ने उसको बोला कि बुलाओ। अब राजेंद्र पाटिल को बुलाया, समाधान पाटिल का दोस्त। जब आया पुलिस के सामने तो वो वैसे ही घबराया हुआ था। उसके चेहरे को देख के पुलिस समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने उसकी अच्छी तबीयत से खातिरदारी की। थोड़ी ही देर में राजेंद्र पाटिल टूट गया और इसके बाद उसने कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर पूरा गांव दंग रह गया। जिस केस को पुलिस अभी तक तंत्र मंत्र, नरबली का केस समझकर चल रही थी, वो केस ही कुछ और निकला। लोगों को यकीन नहीं हुआ। 3 हफ्ते बीत गए थे। तीसरे हफ्ते में, ये 20वें या 21वें दिन ये केस खुला था। इन 20 दिनों तक मंगेश कश्यप के गुम होने के बाद जो सबसे ज़्यादा रोई, जो सबसे ज़्यादा बेहोश हुई, जिसने खाना पीना छोड़ दिया, जिसकी तबीयत ख़राब हो गई, जिसको लोग संभाल रहे हैं वो संभल नहीं रही है,
यानी मंगेश की मां गीताबाई पाटिल वही कातिल निकली। एक मां ने ही अपने 12 साल के बेटे का कत्ल किया था, लेकिन 20 दिनों तक उसने जो व्यवहार किया, उसने दुनिया के सामने अपने आप को जिस तरीके से दिखाया, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था इस पुलिस की कहानी के बाद भी कि पुलिस शायद झूठ बोल रही है। गीता कातिल नहीं हो सकती, एक मां अपने बेटे को नहीं मार सकती, लेकिन हकीकत यही थी, एक मां ने ही अपने बेटे का खून किया था। गीताबाई पाटिल ने ही 12 साल के बेटे मंगेश को मारा था। राजेंद्र पाटिल के बयान के बाद पुलिस गीता पाटिल को गिरफ्तार कर लेती है। गीता पाटिल का पति बंगरू पाटिल तक इस खुलासे के बाद हैरान था, वो भी पुलिस पर यकीन नहीं कर रहा था। उसने कहा कि मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, वो अपने बेटे को बहुत प्यार करती है और कोई वजह भी नहीं है। लेकिन फिर पुलिस ने वजह बताई और वो वजह भी एक कहानी थी। गीताबाई पाटिल और उसका भांजा, ये दोनों चूँकि रिश्तेदार थे, मामा और भांजा थे, मामी और भांजा थे, समाधान पाटिल, तो अक्सर घर आना जाना था। 25 साल का लड़का था। बंगरू पाटिल नौकरी की वजह से, मजदूरी की वजह से सुबह घर से निकलता और शाम को ही घर लौटता। बच्चे स्कूल चले जाते। ऐसे ही माहौल में एक बार समाधान पाटिल और अपनी उसकी मामी, इन दोनों के बीच एक रिश्ता कायम हो गया। दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। करीब आने के बाद ये फिर सिलसिला ही चल पड़ा। जब बंगरू बाहर होता, समाधान अपनी मामी के पास पहुंच जाता। घर में कोई होता नहीं, बच्चे स्कूल रहते, टाइम वही चुनते और दोनों अकेले में मिलते। कुछ वक्त बीता। समाधान पाटिल ने अपनी मामी के साथ अपने इस रिश्ते की कहानी अपने एक दोस्त राजेंद्र पाटिल को बता दी। उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा मामी के साथ मेरा रिश्ता है। राजेंद्र पाटिल ने कहा यार कि मुझे भी मिलाओ। उसने कहा कि मैं मामी से पूछ के बताऊंगा। इसके बाद एक रोज़ समाधान पाटिल ने अपनी मामी से पूछा कि एक मेरा दोस्त है, वो आपसे मिलना चाहता है। मामी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, उन्होंने कहा बुला लो। अब वो भी पहुंच गया। अब ये हुआ कि एक साथ गीता के दो लोगों से रिश्ते थे, एक अपने भांजे से और उस भांजे के दोस्त से। तो कभी समाधान उसके घर पहुंच जाता, कभी राजेंद्र उसके घर पहुंच जाता, जब पति घर के बाहर होता, बच्चे स्कूल होते। और ये करीब महीनों, 4-5-6 महीने हो गए इस रिश्ते को चलता रहा। बंगरू पाटिल को कभी भनक नहीं लगी। पड़ोसियों को कभी शक इसलिए नहीं हुआ कि सगा भांजा है समाधान पाटिल, तो वो आता और उसके दोस्त हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, घर के लोग हैं। ये कहानी चल रही थी बड़ी खामोशी से, दुनिया को पता नहीं था इस सच का। लेकिन 2 फरवरी 2019 को सैटरडे का दिन मंगेश स्कूल गया। हाफ डे का स्कूल था, छुट्टी जल्दी हो जाती है और उस जल्दी से भी वो जल्दी उस दिन स्कूल से निकल गया और पहुंच गया घर। जब वो घर पहुंचा, उससे ठीक पहले राजेंद्र पाटिल गीता के पास उसके घर में मौजूद था। उसे मालूम था कि बंगरू पाटिल काम पे गया है, बच्चे के लौटने का भी उसे टाइम मालूम था। तो उसे ये पता था कि 2 बजे से पहले नहीं आएंगे और ये उस दिन 2 से पहले पहुंच चुका था मंगेश। दरवाजे की कुंडी लगाना दोनों भूल चुके थे। मंगेश घर लौटा, दरवाजे पे हाथ मारा, दरवाज़ा खुल गया। लेकिन जो सामने का मंजर देखा, मंगेश उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी मां को राजेंद्र पाटिल के साथ उस हालत में देखा जिसमें नहीं देखना चाहिए था। और इन दोनों ने भी मंगेश को उन्हें देखते हुए देख लिया। अब दोनों घबरा गए। राजेंद्र को लगा कि उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। वो अचानक गुस्से में आया। उसने वहीं पड़ी हुई एक लकड़ी उठाई जोर से, बड़ी सी, और उसको उठाकर सीधे मंगेश के सर पर दे मारा। उसने लकड़ी से सर पे इतने ज़ोर से वार किया कि सर से खून निकलने लगा। मंगेश गिर गया। इधर गीता को लगा कि अगर मंगेश ने जो कुछ देखा है उसने अपने बाप को बता दिया तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। उसने भी अपने फिर बेटे को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने राजेंद्र का साथ दिया। उन्हें लगा कि वो मर चुका है। इसके बाद फिर उन्होंने उसको एक बोरी में डाला और वो सच में मर चुका था। बोरी में डालने के बाद सारा खून वून साफ किया और लाश को घर में ही रखा, क्योंकि दिन का वक्त था। उसके बाद जैसे ही शाम, जब ये लौटने लगा, उसका पति जब आने का टाइम था, थोड़ा अंधेरा हुआ, तो ये लाश को ले जाकर राजेंद्र पाटिल ने पहले तो अपने दोस्त को फ़ोन किया, समाधान पाटिल को, उसे घर बुलाया
वो बोला कि ऐसे ऐसे हो गया और उसने देख लिया, राज खुल जाता, हम तीनों का खुल जाता, फिर इसलिए हमने मार दिया। उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर दोनों ने लाश को बोरी में डाली। सन्नाटा होते ही बोरी को लेकर बाहर निकले। वहाँ से आधे मील दूर एक जंगल में गए। वहाँ लाश के टुकड़े किए। टुकड़े करने के बाद थोड़ी थोड़ी दूर पर जाकर लाश फेंकते रहे और इस तरह अलग अलग इलाकों में फेंका, अलग अलग जगहों पर फेंका ताकि पुलिस को ढूंढने में मुश्किल हो। और 12 साल के एक बच्चे को सिर्फ अपनी पोल खोलने की वजह से उन्होंने मार दिया। लेकिन जिस तरीके से माँ की कहानी सामने आई, 2 लड़कों के साथ इश्क की कहानी, और अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद जिसे कोख से जन्म दिया उसे अपने ही हाथों से मरते हुए और मारते हुए न रोका न बोला, बल्कि अगले 20 दिन तक शानदार अदाकारी की। बार बार बेहोश हुई, सबसे ज़्यादा रोई, चीखी, चिल्लाई, खाना पीना छोड़ दिया। लोगों को यही लगा कि इकलौते बेटे की मौत ने इसे पागल कर दिया है, लेकिन हकीकत में वो एक कातिल थी। और मैंने कई बार आपको बताया कि क्राइम रिपोर्टिंग में मैंने ऐसे बड़े मंजर और सीन देखे हैं जब यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि सामने वाला है कौन। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई इस गीता की कहानी स्पेन की है, बहुत ही खूबसूरत देश, और कहानी स्पेन की राजधानी मैड्रिड की है। मैड्रिड फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। स्पेन और मैड्रिड के इतिहास में ऐसा केस इससे न पहले कभी हुआ न उसके बाद कभी और हुआ। एक भूत का केस जिसकी जांच मैड्रिड पुलिस ने की। कहानी मैड्रिड की 18 साल की एक लड़की की है जिसका नाम है स्टेफिना लजारो। स्टेफिना लजारो मैड्रिड के पास ही एक अपनी फैमिली के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। उस अपार्टमेंट का नाम था लुइस मैरियान 8 अपार्टमेंट। 18 साल की हो चुकी थी स्टेफिना और कॉलेज में दाखला मिल चुका था, कॉलेज जा रही थी। 18 साल तक की उम्र में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर अचानक कॉलेज जाने के बाद स्टेफिना की जो पूरा बर्ताव, उसका बिहेवियर है, उसमें अचानक कुछ तब्दीली आती है। घर में स्टेफिना के माँ बाप, एक भाई और एक और बहन थी, तो ये लोग 5 लोग थे। वहाँ पे ज़्यादातर घर लकड़ियों के होते थे, वहीं स्टेफिना रहती थी। सब कुछ एक नॉर्मल लड़की की तरह थी, लेकिन अचानक उसकी बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए। अब कैसे चेंजेस थे? वो अचानक अपने भाई को देख के गुर्राने लगती बाकायदा। अपने भाई के ऊपर सांप के जैसे वो जो हरकत होती है, सांप जो हिस आवाज़ निकालता है, उस आवाज़ के साथ अपने भाई के ऊपर अटैक करती। दीवारों को अपने नाखून से नोचने लगती, और लकड़ियों की दीवारें थीं। चीखती, चिल्लाती, गुर्राती, ये सारी चीज़ें करती। अब घर वाले उसके इस बिहेवियर से बड़े परेशान। फिर भी माँ बाप ने उससे बात करने की कोशिश की। बीच बीच में उसे ये दौरा पड़ता, फिर वो ठीक हो जाती, फिर वैसी हो जाती। और इस तमाम चीज़ों की वजह से उसकी जो सेहत थी वो लगातार गिर रही थी। माँ बाप ने उससे बहुत पूछा, तो एक दिन स्टेफिना ने बताया कि मुझे भी नहीं मालूम मैं ऐसा क्यों करती हूँ या क्या करती हूँ, लेकिन मुझे आधी रात को अमूमन कुछ एक शैडो, एक साया सा दिखाई देता है, और पता नहीं क्या है, इंसान तो नहीं है, लेकिन वो एक कोई अजीब सी चीज़ होती है, और मैं उसे जब भी देखती हूँ तो मुझे अजीब सा होता है। उसके बाद फिर मैं गुर्राने लगती हूँ, अपने नाखून से दीवारों को नोचने लगती हूँ, सांप की तरह हिस जो आवाज़ है वो निकलती है। माँ बाप बड़े परेशान। फिर उन्होंने पता किया तो पता चला स्टेफिना तंत्र मंत्र की बुक्स बहुत पढ़ती है। ये जो भूत प्रेत होते हैं सारे, उनके, ये लोग कैथोलिक क्रिश्चियन थे, तो धर्म पे भी पूरा विश्वास था इनका, मज़हब पे अपने, लेकिन वो साथ में ऐसे बुक्स भी पढ़ती थी। माँ बाप को लगा शायद इस बुक्स पढ़ने का असर है, उन्होंने फिर उसके कमरे से वो सारी किताबें हटा दी, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुई। वक्त बीतता गया, करीब 6 महीने हो गए, स्टेफिना की सेहत लगातार गिरती गई। इस दौरान में माँ बाप ने तमाम डॉक्टर को दिखाया, कुछ लोगों ने कहा, कुछ वो फादर के पास भी ले गए जो प्रीस्ट हैं, उन सबको भी दिखाया। हर एक ने कहा कि इसको कुछ नहीं है, ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, ना मेंटल प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो उसकी हरकतें, उसका बर्ताव वो बदला नहीं। सेहत लगातार गिर रही थी। माँ बाप को अपनी बच्ची की फिक्र थी। आखिरकार उन्हें लगा 6 महीने के बाद, ये बात है, ये सारी कहानियाँ शुरू थी अर्ली 1990 में, लेकिन अगस्त 1991 में स्टेफिना की सेहत जब लगातार गिरती गई, वो कमज़ोर हो गई, तो माँ बाप से बर्दाश्त नहीं हुआ,
और वो उसे मैड्रिड के एक सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। उन्होंने कहा कि इसका पूरा चेकअप कराएंगे, पता करेंगे क्या बीमारी है, क्या है। अब वो हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में सारा चेकअप हुआ, हर एक एक्सपर्ट्स ने देखा, साइकेट्रिस्ट ने भी देखा। 3 वीक तक उसका अस्पताल में इलाज चला, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टरों ने कहा कि ये बिल्कुल फिट है, मेंटली भी हेल्दी भी है, सब कुछ है, लेकिन सेहत क्यों गिर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा था। 3 हफ्ते के बाद अचानक एक रोज़ अस्पताल में स्टेफेना की मौत हो जाती है। बिल्कुल नॉर्मल थी, घर वाले भी मिलने आते थे, देखते थे, डेली की तरह उस दिन भी नॉर्मल थी। अगस्त 1991 की बात है, ये एग्जैक्ट डेट याद नहीं है मुझे। तो अचानक उसकी मौत हो गई। घर वालों को जब ये बात पता चली तो उनको यकीन नहीं हुआ, क्योंकि स्टेफिना से वो कुछ वक्त पहले भी मिले थे, कुछ घंटे पहले भी, और वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, जो उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी पिछले 6 महीने से, वो बंद नहीं हुआ था, लेकिन डॉक्टरों को भी कोई ऐसी बीमारी का पता नहीं चला था। अब उन्होंने कहा ये क्या, डॉक्टर भी हैरान थे कि अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। इसके बाद खैर पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है, तो उसमें और तो कुछ जिक्र नहीं था, बस ये था कि दिल की धड़कन रुक गई और इसी की वजह से मौत हुई। बाकी ना उसके शरीर पे कोई ज़ख्म के निशान, ना चोट के निशान, ना कोई और सिम्टम, ना कोई और बातें। अब 18 साढ़े 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक, दिल के दौरे से मौत, ये बात भी डॉक्टरों को अजीब लग रही थी। आजकल तो ऐसे बहुत केस आते हैं, मैं 90s की कहानी आपको सुना रहा हूँ, तो ऐसा बहुत कम होता था। इस एज में जनरली दिल का दौरा नहीं पड़ता। लेकिन अब वो डॉक्टर भी हैरान थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर, बट उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। खैर, माँ बाप ने फिर बॉडी ली, उसके बाद पूरे रीति रिवाज से कैथोलिक के अपनी बेटी को कब्रिस्तान में ले जाकर दफना दिया। दफनाने के बाद ये लोग घर लौटते हैं। जो स्टेफिना का कमरा था, माँ बाप को उससे बहुत प्यार था, बड़ी बेटी थी, वो उस कमरे को वैसे ही सहेज कर रखते हैं। उसके कमरे की हर चीज़ की साफ़ सफाई करते हैं, बेडशीट डालते हैं, और जो स्टेफिना की छोटी छोटी चीज़ें थी यादगार, जो अपने कमरे में रखती थी, चाहे वो किताबें हों, चाहे वो खिलौने हों जो बचपन में खेलती थी, उसके कपड़े हों, सब वहीं उन्होंने सहेज कर रखा और उस रूम को लॉक कर दिया। बीच बीच में फिर वो रूम की जब सफाई करते और फिर बंद कर देते। पहला हफ्ता तो कुछ नहीं, 1 हफ्ते के बाद अचानक उन्होंने नोटिस किया कि वो बेडशीट बदल देते, उसका कमरा जो है साफ़ कर देते, सब कुछ ठीक हो जाता। और फिर जब वो दरवाज़ा खोलते तो हैरान हो जाते, बेडशीट फर्श पे पड़ी होती, गद्दे इधर से उधर, किताबें बाकी चीज़ें कमरे में बिखरी पड़ी हुई हैं, दीवार पे जो तस्वीरें हैं वो उल्टी हो गई हैं। पहली बार उन्हें लगा पता नहीं क्या है, कुछ पड़ोसी तंग कर रहा है। खैर, उन्होंने फिर से सब कुछ ठीक किया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। 2-4 दिन के बाद फिर कमरे का दरवाज़ा खोला सफाई के लिए, फिर वैसे ही बेतरतीब चीज़ें, चादर कहीं और है, गद्दे कहीं और है, तकिया कहीं और है, तस्वीरें उल्टी पड़ी हुई हैं। जीसस क्राइस्ट की तस्वीर थी वो भी उल्टी हो गई है। अब उन्हें बड़ा अजीब लगा। इसके बाद एक नई चीज़ शुरू हो गई। स्टेफिना के कमरे से रात को अचानक, ख़ासतौर पे रात को, अजीब अजीब आवाज़ें शुरू आने लगी, और ख़ासतौर पर एक जो थी, मम्मा मम्मा, मतलब वो अपनी माँ को पुकार रही है, और माँ उसकी आवाज़ सुनती, घर वाले भी सुनते, और उस आवाज़ में बड़ा दर्द होता। रात को ये लोग दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में जाते हैं तो वहाँ महसूस करते कि बहुत ठंडी हवा चल रही है, और बाहर जब वो देखते खिड़की से तो कोई हवा नहीं चल रही है। परेशान फिर उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। ऐसा कई दिन चला, आवाज़ें आई बड़ी बड़ी। फिर उन्होंने नोटिस किया कि उसके कमरे की जो दीवारें हैं लकड़ी की थी, वो सारी नाखून से खुरची हुई हैं। और जब उससे पहले दौरा पड़ता था और स्टेफिना ने ये सब किया था, उसके बाद उन्होंने वो जो वॉल थी लकड़ियों की, ये सारी चीज़ें बदलवा दी थी, लेकिन अब नए निशान नाखून के उन दीवारों पर थे। उन्हें बड़ा अजीब लगा, फिर डर भी लगा कि कुछ है। पहले उन्होंने चेक किया, पड़ोसियों, किसी ने तंग तो नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया कि उसके कमरे को लॉक करके और नट बोल्ट लगा दिया, ताकि अब उसमें कोई जा ही नहीं। अगले दिन बहुत तेज़ ठंडी हवा घर के अंदर, और उन्हें आवाज़ें अजीब अजीब सुनाई दी, चीखने की, चिल्लाने की, मम्मा मम्मा। और उसके बाद वो दरवाजे का नट बोल्ट अपने आप खुल गया और पूरा दरवाज़ा खुल गया। घर वालों ने देखा, वो और घबरा गए। इसके बाद परेशान, अब उन्हें ये लगा कि पड़ोसियों को बताएं तो पड़ोसी हंसेंगे, कौन इस बात पर यकीन करेगा कि घर की तस्वीरें उल्टी हो रही हैं, चादर इधर से उधर है, तकिया कहीं और है, दीवार पे नाखून के निशान हैं ताज़े। बड़े परेशान, लेकिन फिर लगा कि कुछ पड़ोसियों को इसमें बताना चाहिए।
स्टेफिना के माँ बाप ने पड़ोसियों से बात की, उन्होंने हमारे घर में इस तरीके से हो रहा। कुछ पड़ोसियों ने कहा हमें रात को हमें भी आपके घर से आवाज़ सुनाई देती है। फिर उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं। कुछ पड़ोसियों ने हिम्मत की, उन्होंने कहा कि चलो। रात को वो गए और विटनेस बने, उन्होंने देखा सब कुछ ठीक है, अचानक ठंडी हवा चलने लगी, आसपास में और कहीं नहीं चल रही है, तस्वीरें उलट रही हैं। ये सारी चीज़ें जब देखी तो पड़ोसी भी घबरा गए, लेकिन अब पड़ोसी विटनेस बन गए थे। अब ये सिलसिला चलता रहा, माँ बाप परेशान। इसी दौरान में एक नई चीज़ हुई। जिस कॉलेज में स्टेफिना पढ़ती थी, उस कॉलेज की 2-3 टीचर स्टेफिना के घर पहुंचे अचानक, और स्टेफिना की मौत को करीब 15 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। वो स्टेफिना के माँ बाप के पास आते हैं और कहते हैं हमें आपसे कुछ बात करनी है, आपको कुछ बताना है। तो उन्होंने कहा जी बताइए। तो उसने कहा कि ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन हमें नहीं बता पाए, क्योंकि कैसे बताते और आप यकीन करते कि नहीं। उनमें से एक, चूँकि ये क्रिश्चियन स्कूल था, तो नन थी, वो नन भी घर आई थी स्टेफिना के मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये करीब 6-7 महीने पुरानी बात है। अब उन्होंने कहा इतनी पुरानी बात आप क्यों अब बता रहे? तो उन्होंने कहा हमें पता चला अब स्टेफिना की मौत हो गई है, तो वो सारी चीज़ें हम रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपसे शेयर करना चाहते हैं। उसने कहा बताएं। उसने कहा कि स्टेफिना की एक दोस्त थी, उस दोस्त का एक बॉयफ्रेंड था। करीब 7 महीने पहले, मतलब 1990s की बात है, उसके स्टेफिना के दोस्त के बॉयफ्रेंड का एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, और इससे स्टेफिना की वो दोस्त बड़े सदमे में चली गई, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी और स्टेफिना अपनी उस दोस्त के बड़े करीब थी। नन ने बताया कि इसके बाद मैं एक दिन स्कूल के पिछले हिस्से में गई, तो वहाँ पे 4 लड़कियों को देखा। उनमें एक स्टेफिना थी, एक उसकी वही दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, और 2 उसकी और क्लासमेट थी। तो हमने देखा कि ये चारों एक लकड़ी का बोर्ड, कैरम जैसा, उसके ऊपर एक शीशे का गिलास रखी हुई है, और उस गिलास को उन्होंने उल्टा रखा हुआ है और गिलास खाली है, और ये चारों उस बोर्ड के 4 तरफ खड़ी हुई हैं, चारों दिशाओं में, और इनमें से एक एक करके उस गिलास के बेस पे जो उल्टा रखा हुआ है वो उंगलियां लगाती थी। फिर एक लगाती, फिर दूसरी लगाती। बोली कि एक दिन मैं पीछे की तरफ गई और मैंने देखा, तो बोली जब मैंने देखा स्टेफिना को, जब उसकी बारी आई और मैं दूर से देख रही कि कर क्या रही, मैं पहले समझने की कोशिश कर रही थी। बोली स्टेफिना ने जब गिलास के नीचे उंगली लगाई, तो मैंने अपनी आंखों से उस गिलास को उस बोर्ड के ऊपर उड़ते हुए देखा। मेरे लिए बड़ी अजीब थी। फिर मैं घबरा भी गई। मैं आई, मैंने उनको चारों को डांटा कि ये तुम लोग क्लास छोड़ के यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर गुस्से में मैंने उस बोर्ड के 2 टुकड़े कर दिए लकड़ी के, जिस पे उन्होंने गिलास रखा था, डर के मारे, और उस लकड़ी के टुकड़ों को फेंक दिया। और अचानक मैंने देखा कि जैसे ही मैंने 2 टुकड़े किए बोर्ड के, वो गिलास हवा में था और हवा में गिलास घूम रहा है, और मेरे लिए ये बड़ी अचंभित बात थी। मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। फिर मैंने उन चारों से बात की, तो उन्होंने बताया स्टेफिना तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ा करती थी, उसे भूत से बातें करने का शौक था। उसने कहा, उसने अपने दोस्तों को भी सारे जिक्र किया। जो स्टेफिना की दोस्त थी जिसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो गई थी, उससे भी उसने बात की। उसने कहा मैंने कई किताबें पढ़ी और ये मुमकिन है भूत से बात करना, जो लोग मर गए हैं उनके बारे में बात करना, और उनके कैसे हैं वो उस दुनिया में, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, तो ये सारी जानकारी उन्हें भूत से मिलती है। तो उसने कहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के से भी हम बात करेंगे किसी सोर्स के ज़रिए, और पता करेंगे कि वो कैसा है, कहाँ है। तो इसी के लिए ये सारी चीज़ें कर रही थी, वो ग्लास और ये, ताकि भूत से बात कर सके। बोले कि जब ये सारी चीज़ें हुई, उसके बाद अचानक हम लोगों ने देखा, वहीं पे खड़े होकर बात कर रहे थे, बोर्ड के 2 टुकड़े हो चुके थे, एक सफ़ेद धुएं की लेयर आई, और हम, उसने बोला कि मैं और मेरी एक और टीचर खड़ी हुई थी, और ये 4 बच्चियाँ थीं स्टेफिना समेत। एक धुएं का गुबार सा आया, और वो गुबार एकदम ऐसा लगा कि जैसा निशाना लेकर आया हो। हम 6 लोग खड़े थे, लेकिन वो धुएं का गुबार सीधे स्टेफिना के पास गया और उसकी नाक से होते हुए उसके अंदर चला गया, और फिर धुएं का गुबार गायब। बोली सब देख के हम घबरा गए, इनको डांटा और बोला आज के बाद इधर नहीं आओगे, और हम लोग चले गए। अब जब ये कहानी घर वालों को पता चली,
तो उन्हें लगा कि ये सारी चीज़ें जो तारीख़ बताई उन्होंने, ये उसी वक्त से है जब से स्टेफिना के बिहेवियर में एक बर्ताव आना शुरू हुआ था, जब उसने गुर्राना शुरू किया, जब वो सांप की तरह आवाज़ निकालती, अपने छोटे भाई पे हमला करती। जब ये सारी चीज़ें सुनी तब घर वालों को फिर अजीब लगा। उसके बाद वो और घबरा गए। लेकिन पड़ोसी भी अब इस बात के विटनेस थे कि इस घर में कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं। खैर, स्कूल की वो सारी नन और वो लोग बता कर ये चली गई। इसके बाद क्यूरियोसिटी में कि अभी भी शायद स्टेमिना यहाँ है, क्योंकि वो दूसरे भूत से बात करना चाहती थी, अब खुद शायद भूत बनकर यहीं रह रही है, मम्मा मम्मा भी कर रही है, ठंडी हवाओं के ज़रिए शायद वो घर में घूम रही है। उन्होंने फिर से उसके दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोला तो देखा कि जीसस की तस्वीर उल्टी लटकी हुई है, सारे सामान फिर से इधर से उधर बिखरे पड़े हुए हैं। उसके बाद अचानक देखा कि उन्होंने स्टेफिना की एक तस्वीर जो फ्रेम में लगी थी वो भी फर्श पे गिरी है। अपनी बेटी की तस्वीर को फर्श पे गिरा देख माँ ने तस्वीर ज़मीन से उठाने की कोशिश की। अभी फ्रेम को हाथ ही लगाया था कि पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने थोड़ा सा उठाया और फिर वापस फ्रेम ज़मीन पर फेंक दिया। कुछ अजीब सी चीज़ हुई उनके साथ। स्टेफिना के पिता वहाँ बराबर में खड़े थे। उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ अपनी बेटी की ही फ्रेम, जो तस्वीर है जिससे इतना प्यार करती है, वो वापस ज़मीन पर फेंक रही। उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उस फ्रेम को उठा लिया। जैसे ही उठाया, अब दोनों स्टेफिना का चेहरा उनके सामने था। फ्रेम लकड़ी का था, साथ में शीशा और तस्वीरें जो आमतौर पर फ्रेम होता है। फिर उन्होंने जो मंजर देखा वो ये था कि उस फ्रेम के अंदर स्टेफिना के चेहरा अचानक जलने लगा और आग सिर्फ चेहरे पर थी। न फ्रेम पे कहीं आग है, न लकड़ी पे है, न और कहीं नीचे, न उस चेहरे के नीचे की जो तस्वीर है उस पर, सिर्फ आग चेहरे के ऊपर, और चेहरा धू धू कर जलने लगा। स्टेफिना के बाप ने भी घबरा कर वो फिर नीचे फेंक दिया। उसके बाद ये लोग बाहर आया, अचानक तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। रात किसी तरह काटी। अगले दिन इन्होंने फिर प्लम्बर को बुलाया और हेवी सोफ़ा सेट और बाकी फर्नीचर, उस कमरे के दरवाजे को नट बोल्ट से बंद कर दिया, एक तरह से पूरा लॉक कर दिया, और उस दरवाजे के बाहर बड़े बड़े सोफ़ा सेट और ये लगा दिया ताकि ये दरवाज़ा खुले नहीं कभी। और उसके बाद चले गए। और रात हुई। अचानक घर में बहुत तेज़ उस दिन आवाज़ आई। ऐसा लगा कोई चीख रहा, उस कमरे से बाहर आना चाहता है। थोड़ी देर के बाद कमरे का नट बोल्ट दरवाजे का अपने आप खुला, सोफ़ा कहीं और फेंका गया, दरवाज़ा खुल चुका था। परेशान किसी तरह रात काटी। अगले दिन ये लोग अब सोच रहे हैं क्या करना है, घर छोड़ देना, कहीं और चले जाएं। फिर उन्होंने तय किया कि शायद हम छोड़ देंगे। लेकिन फिर अगली रात आई। अगली रात पहला मामला ऐसा था जो अब तक घर में आवाज़ें आ रही थीं, तरह तरह की चीज़ें हो रही थीं, लेकिन जो चीज़ उस रात हुई उससे पहले कभी नहीं हुई। उस रात अचानक स्टेफिना की माँ को लगा, वो सो रही थी, वही रात का करीब 12 बजे का आसपास था, कि उनके सीने पे कोई चढ़ा हुआ है और दोनों हाथों से उनका गला घोंट रहा है। ये स्टेफिना की माँ को लगा। पहले उन्होंने हाथ हटाने की कोशिश की, कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लगा कोई वजनी चीज़ है और गला घोंट रहा है। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, नहीं हुआ। तब तक पति को भी लग गया कि ये परेशान है और कुछ कह रही है। फिर किसी तरीके से बड़ी मुश्किल से वो हाथ को अपने गले से हटाया और ऐसा लगा था कि सामने वाला कोई गला घोंट रहा है, लेकिन वो इतनी घबरा गई कि पहली बार इस पूरे इंसिडेंट में, जब से एबनॉर्मल बिहेवियर से लेकर हॉस्पिटल या फिर स्टेफिना की मौत, घर में ये सारी चीज़ें, अभी तक उन्होंने कभी पुलिस को कॉल नहीं किया था। लेकिन उस रात पहली बार 2:40 पर स्टेफिना की मां पुलिस को कॉल करती हैं। कॉल के बाद फौरन अगले 10 मिनट में पुलिस की टीम स्टेफिना के घर पे पहुंचती है। और जो पुलिस टीम पहुंची उसमें चीफ इंस्पेक्टर नेशनल पुलिस के जो थे मिस्टर जोस पेड्रो, इसके अलावा उनके साथ उनके सहयोगी अफसर जो थे मिस्टर नेग्री, और 3 और, कुल 5 पुलिस वाले। रात 2:40 था, 3 के आसपास करीब ये लोग घर पहुंचे स्टेफिना के। देखा तो बदहवास परेशान स्टेफिना के माँ बाप, भाई और बहन। उन्होंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा इस तरीके से किसी ने गला घोंटने की कोशिश की। फिर पुलिस वाले को अंदर जाके लगा कि ये क्या, घर के बाहर बिल्कुल नॉर्मल, अंदर ठंडी सी हवाएं चल रही है और कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही हैं। तो उसने पूछा कि और कौन है घर में। पुलिस वालों ने, उन्होंने कहा कोई नहीं, यही आवाज़ें हम महीनों से सुन रहे हैं। फिर उन्होंने कहानी बताई। फिर उन्होंने कहा कि वो कमरा देखना चाहते हैं। वो कमरे में गए, सारी चीज़ें फिर उन्होंने देखी कि तस्वीरें सब उल्टी थीं,
बिस्तर कहीं और है, चादर कहीं और है, तकिया कहीं और है। इसके बाद उन्होंने उस कमरे के अंदर बहुत तेज हवा और आंधी की सुगबुगाहट आई। पुलिस वालों ने कहा कि खिड़की खोल के देखते हैं। उन्होंने खिड़की खोल के देखा, बाहर बिल्कुल मौसम शांत। अब पुलिस वालों की हवा खराब हो गई और उन्हें लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब वो भी क्या करें, उन्हें एक अनजाना रहस्यमयी, मतलब क्रिमिनल कहें या क्या कहें, जो दिखाई नहीं दे रहा, उसको कैसे पकड़ें, घर वालों को कैसे सांत्वना दें। तो पुलिस वालों ने जो भी उस वक्त किया, उस रात समझा बुझा कर, तब तक सुबह हो ही गई थी, वो चले गए। बट उनके दिमाग में ये बात घूमती रही। अगले दिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के नाम पे फिर से उस घर का रुख किया। वहाँ गए तो उन्होंने डिटेल में कहानी पूछी। रात का वक्त था और उन घर वालों ने कहा कि जो भी होता है यहाँ रात को होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम रात को इस बार खुद विटनेस बनेंगे। पुलिस वाले रुक गए पांचों। रुकने के बाद अब उन्होंने कहानी सुनी, सारी कहानी समझ में आ गई। फिर उन्होंने कहा कि स्टेफिना के फादर ने कहा कि जो उनका छोटा बेटा है, अक्सर कई बार ऐसा होता है कि उस कमरे में, जिस कमरे में वो सोता है, 2 बेड, एक उसकी बहन के, एक उसके। बोले मैं अगर उसको राइट बेड पे सुलाता हूँ तो हवा में उछल कर, जैसे फुटबॉल है, वो लेफ्ट बेड पे चला जाता है और वहाँ से फिर राइट पे आ जाता है। कोई ऐसा लगता है कि उसको उठा के फुटबॉल की तरह इधर से उधर घुमा रहा है। पुलिस वालों ने कहा क्या मजाक है। बोला आप चलिए। अब पुलिस की टीम, स्टेफना के फादर, ये सब उस कमरे में पहुंचे। उनका बेटा छोटा एक बेड पे है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वालों की आंखों के सामने हवा में उछलता है फुटबॉल की तरह वो बच्चा, और दूसरे बेड पर, फिर वहाँ से इस बेड पर। उनके सामने फिर जीसस की तस्वीर सीधी थी उल्टी हो जाती है, सारी चीज़ें बिखर जाती हैं और एक शोर, एक चीख सुनाई देती है। पहली बार पुलिस वालों को एहसास होता है कि इस घर में कुछ अजीब सी चीज़ें हैं। उसके बाद वो बाहर निकलते हैं, जाकर थाने में पूरी केस की रिपोर्ट दाखिल करते हैं और जो जो उन्होंने विटनेस देखा, उन्होंने कहा कि मैंने खुद देखा। उनके सामने फिर से उस दरवाजे की नट बोल्ट लगाया जाता है, कुंडी लगाई जाती है और उनके सामने वो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है, नट बोल्ट उड़ जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा और चेक किया, अननेचुरल तरीके से दरवाज़ा खुले। ये सब रिपोर्ट में है पुलिस के, और आंखों के हमारे सामने तेज़ हवाएं चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, आंधी की आवाज़ आ रही है, शोर सुनाई दे रहा है, बाहर सब कुछ शांत है। पुलिस वालों ने ये सारी चीज़ें रिपोर्ट लिखी। ये खबर उस वक्त मीडिया में आई। मीडिया ने पुलिस वालों का, इन सब का इंटरव्यू लिया। इन्होंने सारी कहानियाँ बताई जो उन्होंने देखी थी। और इसके बाद फिर जांच की। पहले, अब भूत प्रेत पे तो यकीन कर नहीं सकते, किसी दुश्मन का तो हाथ नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं जो इनसे घर खाली कराना चाहता है या कोई और बात। पूरी इन्वेस्टिगेशन की कई महीने, मतलब महीने नहीं, लगभग हम 20 से 30 दिन के करीब अंदर, पर उन्हें ऐसी कोई भी सस्पेक्टेड चीज़ नहीं मिली। उस घर के अंदर जाती है, उनकी फीलिंग अलग हो जाती थी, बदल जाती थी, ऐसा लगता था यहाँ कुछ है। लास्ट में पुलिस को भी कुछ मिला नहीं, पुलिस चीफ को भी कुछ मिला नहीं। उन्होंने एक मशवरा दिया स्टेफिना के घर वालों को। मशवरा ये था कि आप ये घर छोड़ दीजिए, शायद कुछ बदल जाए। स्टेफिना के माँ बाप पहले ही इतने परेशान हो चुके थे कि वो घर छोड़ने का सोच रहे थे, और आखिरकार उन्होंने ये फैसला किया और इस लुइस हैरियन 8 अपार्टमेंट को खाली कर दिया। खाली करने के बाद वो मैड्रिड में ही एक दूसरी जगह पहुंचे और दूसरे अपार्टमेंट में रहने लगे। 91 की बात थी, करीब 30-32 साल हो गए। दोबारा कभी उनके घर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ थी वो उस घर को खाली करते ही बंद हो गई। इसके बारे में स्पेनिश पुलिस, मैड्रिड पुलिस ने डिटेल में अपनी रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट के कुछ अंश आपको इस कहानी में मैं दिखाऊंगा भी। लेकिन स्पेन के इतिहास में इस कहानी को आज भी लोग याद करते हैं, और इससे बड़ा कोई इंसिडेंट वहाँ हुआ नहीं, जो कानून का एक दस्तावेज़ है जिस पे पुलिस ने जांच की। हालांकि इस केस को पुलिस सुलझा नहीं पाई, लेकिन नसीब अच्छा था, घर बदलते ही ये सारी चीज़ें रुक गईं, और इसीलिए पुलिस को उस गुमनाम, अनजान, अनदेखा, जो चेहरा भी जिसका नहीं, ऐसे किसी भूत की तलाश लंबे वक्त तक नहीं करनी पड़ी। ये पैरानॉर्मल जो एक्टिविटीज़ थी ये सब खत्म हो गई। बाद में इस पे एक सीरीज़ भी बनी, शायद ये फिल्म, जिसका नाम था वेरोनिका।
हालांकि कहते हैं कि वेरोनिका अगर 100 लोग हैं तो उनमें से शायद ही एक ने भी अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया देखना, ये कहा जाता है, लेकिन इसके ऊपर एक वेरोनिका बनी।